नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं तेज की तकरार किसकी सरकार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद किया। 2023 के साथ 2024 चुनाव के लिए हुंकार भरी, कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया और विपक्ष पर भी निशाना साधा। सूबे की राजधानी से पीएम ने देश के लिए क्या संदेश दिया, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। और इस तरह मोदी ने अपने खास अंदाज में न केवल विपक्ष को चुनौती दी, बल्कि 23 और 24 का एजेंडा भी सेट कर दिया। और इसके लिए उन्होंने एमपी को चुना। राजधानी भोपाल का लाल परेड मैदान दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मेगा इवेंट का साक्षी बना। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने देश भर के 10 लाख बूथों से सीधे संवाद किया और 2023 में 5 चुनावी राज्यों समेत 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत का भरोसा दिलाया। फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। 2023 और 2024 का कैंपेन लॉन्च करने के साथ ही कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर क्या करना है, पीएम मोदी ने इसके टिप्स दिए। तो साथ ही भ्रष्टाचार और कॉमन सिविल कोड से लेकर 3 तलाक जैसा मुद्दा उनके संवाद में शामिल रहे। इसके अलावा पीएम ने विपक्षी एकता पर जोरदार हमला किया, भ्रष्टाचार और घोटाले से लेकर परिवारवाद तक पर प्रहार किया और कार्रवाई की गारंटी भी दी। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। पीएम मोदी ने अपने संवाद में विपक्ष को घेरा तो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का भी बयान सामने आया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर चुप्पी साधने के आरोप लगाए। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से, हिंदू मुस्लिम की आप बार बार बात करते हो, जगह जगह आप कहीं राम मंदिर, कहीं महाकाल, कहीं कुछ करते हो, इस प्रकार का सांप्रदायिकता भड़काने का काम करते हो। हमारा मोदी जी से अनुरोध है कि आप बेरोजगारी पर चर्चा करो, लोगों की समस्याओं का निदान करो, किसानों की समस्याएं, महिलाओं पर अत्याचार, मध्य प्रदेश में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, उसके बारे में बोलने के लिए आपके टाइम नहीं। समाज, संगठन और सरकार को लेकर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया, जो चुनावी राज्यों में पहुंचकर जीत का मंत्र बनेगा। लेकिन पूरे संवाद की खास बात यही रही कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को 2024 चुनाव का मंच बनाया, जो आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में बीजेपी की तैयारी को भी बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी अपने संगठन और कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत के लिए जानी जाती है। राजधानी भोपाल में भी मंगलवार को इसकी एक सामूहिक तस्वीर देखने को मिली, जब पीएम मोदी के भाषण के बाद नेहरू स्टेडियम में गोवा समेत अलग अलग राज्यों से आए कार्यकर्ता एक साथ दरी पर बैठकर खाना खाते हुए दिखे। उनसे बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी।
भारतीय जनता पार्टी कितना अलग संगठन है, इसीलिए कहा जाता है पार्टी विद डिफरेंट। और आप देखिएगा कि ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले उसके बाद अब भोजन का वक्त है, लेकिन एक चौपाल पर सभी लोग बैठ गए। ऐसे बहुत सारी टोलियां अलग अलग पहुंची है। ये टोली गोवा की है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अब ये गोवा नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे। लेकिन भोजन देखिएगा आप, एक जैसा भोजन, एक तरह की चीजें, सब नीचे बैठकर भोजन कर रहे हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी। यही है भारतीय जनता पार्टी। सब भारतीय एक है, हम सब एक है, यही हमारा नारा है। गोवा में तो आपकी सरकार है, अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अभी राजस्थान जा रहे हैं, जोधपुर सिटी। जोधपुर सिटी में हमको कार्य करने के लिए भेजा जाएगा। अभी 7 दिन के लिए हम 10 लोग जोधपुर सिटी के मंडलों में जाके कार्य करेंगे, विस्तारक के रूप में काम करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी आज जब बोले तो क्या बोले, क्या समझ आया? हमें संदेश दिया गया है कि आप बूथ पे जाके कार्य करना है। भले ही विपक्षी इकट्ठा हो गए हैं, उन्होंने गारंटी दिया है करप्शन का, लेकिन हम गारंटी देते हैं अच्छी सरकार का, हर एक के घर में सुविधा पहुंचाने का। तो क्या कहेंगे आप कार्यकर्ताओं को, क्या मैसेज देंगे? हम कार्यकर्ता को मैसेज देंगे कि वो सब इकट्ठा होके अपना काम छोड़ के थोड़ा टाइम अपने पार्टी के लिए दे दो, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो हम देश के लिए कर रहे हैं। सो थोड़ा अपना भी समर्थन देश के लिए रहना चाहिए। क्योंकि आप लोग रुके हैं तो सब अलग अलग स्टेट के साथ मिलाकर रोका है कि अलग रुके? हम मिलके रुके हैं 10 लोग गोवा के, तो हमको अच्छा सुविधा दिया है। तो गोवा के तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप क्या करते हैं गोवा में? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आप छत्तीसगढ़ से? जी, बस्तर छत्तीसगढ़। आज तो गोवा से मिल गए आप। हाँ, मिनी भारत है, हम लोग सभी एक परिवार के लोग हैं और साथ में भोजन करना हमारा। छत्तीसगढ़ में क्या मैसेज देने वाले? बस मोदी जी ने तो मैसेज दे ही दिया है कि कमल का फूल, हर जगह कमल का फूल, और हम भाजपा सरकार को तो हर जगह कमल आएगा, हर जगह कमल खिलाना है। चलिए, मोदी जी ने आज कहा भी है कि कुछ नहीं देखना, किसी का चेहरा नहीं देखना है। अब यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग भी हैं और गोवा के लोग भी हैं, देखना सिर्फ कमल है। लेकिन आप परिवर्तन देखिएगा कि आप लोग गोवा के हैं, जोधपुर में जाकर काम करेंगे, जो छत्तीसगढ़ के हैं वो हो सकता है कहीं और जाकर काम करें। और यही बताता है भारतीय जनता पार्टी का संगठन आखिर कैसे चलता है। आसिफ के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। मिशन 2023 के लिए एमपी में बीजेपी कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। जनता के सामने वादे हैं, दावे हैं और उन्हें लुभावने ख्वाब भी दिखाए जा रहे हैं। विंध्य हमेशा से ही सरकार बनाने के लिए अहम रहा है, तो ऐसे में दोनों बड़े दलों की नजरें इस पर जमी हुई है। देश की तकरार किसकी सरकार में आज हम बात कर रहे हैं विंध्य के अमरपाटन विधानसभा सीट की। जी हां, अमरपाटन विधानसभा वही सीट है जिसमें जातिगत समीकरण के आधार पर ही चुनाव होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विकास यहां का प्रमुख मुद्दा बन गया है। यहां की जो विशेष समस्याएं हैं उसमें अतिक्रमण सबसे ज्यादा हावी है, क्योंकि पूरे अमरपाटन की अगर बात करें तो इंक्लोजमेंट की समस्या वहां पर सबसे ज्यादा है। अगर विकास की बात कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यहां जमीनी स्तर पर कुछ विकास जरूर दिखाई देता है, लेकिन आज भी यहां पर ब्राह्मण मतदाता ज्यादा होने की वजह से जातिगत आधार पर ही वोट डाले जाते हैं। इससे पहले राजेंद्र सिंह यहां पर 3 बार विधायक रह चुके हैं और रामखिलावन पटेल दूसरी बार यहां से विधायक हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। तो आइए समझते हैं यहां का चुनावी समीकरण क्या कहता है और होने वाले चुनाव में जनता का जनादेश किसे मिलने वाला है। विंध्य का मिजाज बड़ा निराला है। इधर को लेफ्ट राइट सेंटर समेत तमाम विचारधाराओं ने पंख पसारे और वक्त के साथ कुछ गायब भी हो गईं। बीते 15 वर्षों से बीजेपी का बोलबाला है। इस कामयाबी का बेस बताने को तो विकास है, लेकिन इलाके में जातिगत आधार पर ही उम्मीदवार तय होते हैं और जीतते हैं। बात सतना जिले की अमरपाटन विधानसभा की करें तो राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल यहां से दूसरी बार के विधायक हैं। उनसे पहले इस सीट से कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह 3 बार के विधायक थे। वो मंत्री भी बने और विधानसभा उपाध्यक्ष भी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व ने नारा दिया है अब की बार 200 पार, सतना के शीर्ष नेतृत्व ने भी यह नारा लगाया है अब की बार 700 पार। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो 9 वर्ष बेमिसाल काल रहा है, उसके लिए भी 30 मई से 30 जून तक पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं। लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर।
अब जो सरकार आएगी लंबे समय तक के लिए आएगी और मुकम्मल सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, यानी कि कोई खरीद फरोख्त की भी जो दिल्ली वाले नज़र लगाए रहते हैं वो गुंजाइश नहीं रह जाएगी। पिछला वचन पत्र जो बना था 2018 के चुनाव में, वो भी उसकी भी अध्यक्षता मैंने ही की थी, समिति का मैं ही अध्यक्ष था, और वचन पत्र जो बना वो आपके सामने है और लोगों ने उसकी सराहना की। अमरपाटन विधानसभा को आंकड़ों की नजर से देखें तो यहां पर कुल वोटर हैं 2,29,300। इस बार जिन लोगों के नाम उम्मीदवारों के तौर पर सामने आ रहे हैं उनमें हैं बीजेपी से हरीश कांत त्रिपाठी, कांग्रेस से दिलीप मिश्रा, आम आदमी पार्टी से अमित तिवारी और बहुजन समाज पार्टी से छनंगे लाल कोल। मुद्दों की बात करें तो ये मानना होगा कि इलाके का विकास अब भी होना बाकी है। शहरी इलाकों में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि मुद्दे इस इलाके में जातिगत सियासत की भेंट चढ़ जाया करते हैं। विंध्य में 2003 के पहले ज्यादातर सीटों पर चुनाव जातिगत समीकरण के आधार पर होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दा विशेष रूप से विकास ही रहा है। और अगर हम अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विकास के दावों पर ही चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। अगर यहां मतदाताओं की बात करें तो ब्राह्मण, पटेल, कुशवाहा वर्ग निर्णायक भूमिका अदा करता है। और ऐसे में इस बार यहां पर किसकी सरकार बनेगी यह कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन जनता के बीच जाकर और विधानसभा का सर्वे करने के बाद जो निकल कर आया तो सरकार बदल सकती है, क्योंकि यहां पर ऐसा होता आया है। इस विधानसभा सीट का इतिहास भी रहा है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का प्रत्याशी यहां पर जीतता है। कई बार तो बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी जीतते जीतते रहा था। तो 2023 में जनता का जनादेश किसे मिलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदिल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, अमरपाटन। चलिए फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई बड़ी पॉलिटिकल खबरें। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे थे इसकी तकरार किसकी सरकार। मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता का सवाल पूछना यह बताता है कि छत्तीसगढ़ में किसान के मुद्दे को लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर आने वाली है। लेकिन क्या बीजेपी कांग्रेस के सामने टिक पाएगी? इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर सुकमा जिला का निवासी हूं, जिसको आप सब नक्सलगढ़ के रूप में जानते हैं। मैं दक्षिण बस्तर के उन आदिवासी भाइयों के विषय में, वहां के अन्य समाज के जो किसान हैं उनके विषय में कहना चाहता हूं। एक अप्रोच कांग्रेस की सरकार में रही और एक अप्रोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम देख रहे हैं। इस अंतर को हम सामान्य जनों को, आम जनों को कैसे बता सकते हैं और उन्हें कैसे समझा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मेगा इवेंट मेरा बूथ सबसे मजबूत में छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ता का सवाल अब राजधानी रायपुर की सियासत में सरगर्मी बढ़ा रहा है। सुकमा के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता संजय सोढ़ी ने आदिवासी और किसानों का मुद्दा उठाया, जिस पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के कार्यकाल में कर्ज माफी पर हमला बोला और पीएम सम्मान निधि के जरिए 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा होने की बात कही। कांग्रेस की एक ही नीति थी, पहले किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो। 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हो चुके हैं। भाजपा की सरकार ने किसानों पर महंगे यूरिया, महंगे फर्टिलाइजर का बोझ भी नहीं पड़ने दिया। पीएम मोदी ने यूरिया खाद को लेकर दूसरे देशों से तुलना की, मिलेट्स की खेती पर भी अपनी बात रखी, लेकिन धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में इससे सियासत गर्मा गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 2.25 लाख करोड़ रुपए को किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा बताया है।
साथ ही छत्तीसगढ़ में धान की कीमत सबसे ज्यादा देने की बात भी कही। किसान है उसको 2.25 लाख करोड़ हुआ, बजट का कितना हुआ भाई ये बता दो। उठ के मुजीरा आय दुगुनी करने की बात आपने कही थी, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लाने की बात कही थी। आप तो 3 काले कानून ले आए थे जिसमें पीडीएस भी समाप्त होना था, एमएसपी भी समाप्त होना था और कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में सौंप देना था। तो आज बात यह है कि प्रधानमंत्री जी से मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपके निर्वाचन क्षेत्र में किसान 1200 रुपए क्विंटल में धान बेचने के लिए मजबूर क्यों है? छत्तीसगढ़ में वही किसान समर्थन मूल्य में बेच रहे हैं और राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी भी मिल रहा है। बीजेपी के इवेंट में आदिवासी और किसानों का मुद्दा उठना बताता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए ये मुद्दा कितना अहम है और अब तक बैकफुट पर रही बीजेपी किसान के मुद्दे को लेकर आक्रामक हो सकती है, लेकिन किसान के मुद्दे पर भूपेश सरकार मजबूत पकड़ रखती है। तो क्या बीजेपी उसे इस कोर इश्यू पर टक्कर दे पाएगी? कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। इस दफा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र गरमाने के पूरे आसार है। विपक्ष ने सूबे की सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भूपेश सरकार के खिलाफ एक राय से अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। इस बार मानसून सत्र दिलचस्प होने वाला है। वार पलटवार और हंगामे के बीच बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होगी। बीजेपी विधायकों ने तय कर लिया है कि वो 18 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं, ज्वलन समस्याएं हैं, भूपेश सरकार के जितने भ्रष्टाचार हैं, उसके कोल घोटाला है, रेत घोटाला है, शराब घोटाला है, पीएससी घोटाला है, राशन घोटाला है, इन सारे चीजों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम सदन में तीखी बहस के माध्यम से हम जनता के सामने में लाना चाहते हैं। इधर सीएम भूपेश ने अपने अंदाज में बीजेपी विधायकों की बैठक पर तंज कसा। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव का वही हश्र होगा जैसा पहले हो चुका है। चुनाव आखिरी है, 3 महीने बचे हैं, तब इनको अविश्वास प्रस्ताव की याद आई। हमारे लोग भी तैयारी करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। 13 तो बचे हैं, 15 जीत के आए थे, 13 रह गए। विपक्ष का अधिकार है अविश्वास प्रस्ताव लाना, लेकिन उसके पहले विपक्ष को मेरा ये चुनौती है कि आपके ऊपर जो आरोप लगा है झीरम घाटी का, जो 36,000 करोड़ का नान घोटाले का, प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का, पहले आप उसका जवाब दो, उससे आप बरी हो, इसके बाद सरकार के ऊपर कोई आरोप लगाओगे। कांग्रेस के पास नंबर्स हैं तो होना कुछ है नहीं। जाहिर है इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए बीजेपी चुनाव से पहले अटैकिंग मोड में आना चाहती है। फिलहाल ये देखना होगा कि इस मॉनसून सत्र में इस पर चर्चा होती भी है या नहीं। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।